हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड लास्ट क्लास में हमने फ्यूल के प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे, फ्यूल्स प्रिंसिपल, जिसमें हमें 14 प्रिंसिपल पढ़ने थे। 14 प्रिंसिपल में से हम लास्ट क्लास में 4 प्रिंसिपल कवर कर चुके हैं। तो आपको याद है 4 प्रिंसिपल कौन कौन से कवर किए थे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले पढ़ा था हमने डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या पढ़ा था कि बड़े बड़े लेंथ के काम को हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उसे अप्रोप्रिएट पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। तो वो था डिवीजन ऑफ टास्क। इससे क्या होगा, एक डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा कि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगी और काम जो है वो एफिशिएंसी हमें अचीव हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क में। उसके बाद हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी। अथॉरिटी में क्या था? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमने टास्क लिए थे, जो टास्क हमने परफॉर्म किए, जो अथॉरिटी हमें मिली थी, जो टास्क हमें मिले थे उसको टाइम पे कंप्लीट करना, और उसके जो काम हमें मिला उसको टाइम से कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी थी, जो ऑब्लिगेशन थी, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हमने कवर करा था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? टू अडेयर द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबॉर्डिनेट। जो जितने भी सबॉर्डिनेट हैं, जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को फॉलो करना, वो क्या होता है? डिसिप्लिन कहलाता है। डिसिप्लिन भी हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था कि वन सबॉर्डिनेट मस्ट रिसीव द इंस्ट्रक्शन और द ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर रोल। लेकिन एक सुपीरियर से ही एक सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस या फिर टास्क मिलने चाहिए। अगर उससे एक से ज्यादा से मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं समझ आएगा कि पहले मैं किसका टास्क परफॉर्म करूं और किसका टास्क परफॉर्म नहीं करूं। तो इससे क्या होगा? डिले ऑफ वर्क होगा, डुप्लीकेशन होगी, कंफ्यूजन होगी। तो ये सारे जो थे, मतलब ये 4 प्रिंसिपल हमारे लिए फर्स्ट 4 प्रिंसिपल थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम आज क्लास में करने वाले हैं 5th टू ऑलमोस्ट 10 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम 5th देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी मैं आपको यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों एक साथ समझाऊंगी, दोनों में फर्क क्या होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारा सबसे पहला गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्संस काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे कपड़े बनाने की कंपनी है। कपड़े बनाने की कंपनी है, मतलब हमारा टारगेट, अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमें प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें अपनी ऑलमोस्ट क्या करनी है? सेल्स इंक्रीज करती है। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पर पता है कि हमारे यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद है सेल्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद है यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सेल, और यहाँ पर लेके चलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट का अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। सेल्स इंक्रीज कब होगी? जब परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइम से रॉ मटेरियल परचेज करके देगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट को टाइम से जो मटेरियल है उसके पास, वो फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करके देगा। और सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है कि वो जो उसको फिनिश गुड मिले हैं, जो उसका माल तैयार हो गया, उसको वो टाइमली क्या कर दे? सेल कर दे। अगर इन तीनों, ये तीनों भी किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? इन तीनों का भी क्या है? सेम प्लान है, सेम डायरेक्शन, सेम कॉमन गोल है। तो इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही कॉमन गोल को फॉलो करते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉमन गोल, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी की सारी उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। एंड इट एडवोकेट्स, और ये क्या होती है? इट एडवोकेट्स वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि एक समय पर एक ही प्लान होना चाहिए, एक पर्सन को एक ही काम दिया जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या पढ़ा था कि एक पर्सन को, एक सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर से काम रिसीव होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी वर्कर्स जो है, सभी एम्प्लॉय जो है, उनका जो टारगेट है वो एक कॉमन गोल पे है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं दिस इज आवर गोल, ये हमें गोल अचीव करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन है वो सारे क्या आ रहे हैं? वो सारे के सारे यहाँ पर ये सारे एम्प्लॉयज हैं। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज किसके ऊपर फोकस है? सारे के सारे गोल्स के ऊपर फोकस है। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो क्या होता है एक्चुअली में, अगर मैं ये पॉइंट आपको एक चीज से समझाना चाहूँ तो इनके कहने का मतलब है कि आपको सबऑर्डिनेट के इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे नहीं जाना
जाना, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं जाना। आपको सबसे पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय किया गया है, आपको एम्प्लॉय किया गया है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करो। तो ये हमें बताता है कि इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एट प्रायोरिटी, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ना कि इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, आप किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए काम नहीं कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो ये होता है सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। 7 पे आ जाते हैं रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन आप जानते हो इज नथिंग बट दी सैलरी। अब देखो, आपको अगर अपने वर्कर से काम कराना है तो आपको उनको क्या देनी होगी, आपको उनको सैलरी देनी होगी। सैलरी जो होती है एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन का काम करती है, और आपको पता है मोटिवेशन 2 तरीके की होती है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। दोनों ही तरीके से आप उनकी रेम्युनरेशन, उनकी सैलरी बढ़ाकर आप उनको मोटिवेट करा सकते हो। जब आप उनको मोटिवेट रखोगे तो वो आपके लिए काम भी बहुत अच्छा करके देंगे। तो रेम्युनरेशन क्या होती है, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मोटिवेटिंग द वर्कर्स। वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेम्युनरेशन। अगर आप उनको खुश रखोगे तो वो आपको खुश रखेंगे। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। और ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहा है उसको भी आप उतनी सैलरी दे रहे हो, जो काम नहीं कर रहा आप उसको भी इतनी सैलरी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा जितने काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल एफर्ट, तो उसके उसी के हिसाब से उसको क्या मिलनी चाहिए, रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, 8th पॉइंट है हमारा, 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी पावर्स जो होती हैं वो सारी एक सेंटर पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जब आपकी पावर सेंटर से निकल के अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है ये आपका सेंटर है, सेंटर का मतलब ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब आपकी सारी की सारी पावर्स एंड सारी की सारी अथॉरिटीज जो होती हैं जब वो इन टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब आपकी जो पावर्स होती हैं, आपकी जो अथॉरिटीज होती हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, जब आप उसको टॉप मैनेजमेंट लेवल से हटाकर जब आपको डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे देते हो, जैसे टॉप हो गया, मिडल हो गया, लोअर मैनेजमेंट हो गया, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब सारी अथॉरिटीज एंड पावर सेंटर में आ जाती है, सेंटर क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी सारी पावर्स एंड अथॉरिटी सेंट्रलाइज से हटकर डिसेंट्रलाइज हो जाती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ से निकल के कहाँ पे जा रही है, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जाती है। जैसे लोअर पे जा सकते हैं, मिडिल पे जा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या हो जाती है, इन फ्यू हैंड्स एट दी टॉप लेवल। जब आपकी डिसीजन मेकिंग की जो डिसीजन मेकिंग करने की जो आपकी पावर है वो कुछ लिमिटेड हैंड्स में आ जाती है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है और उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट दी एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है नाइन्थ इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, ये चेन की तरह काम करती है। ये क्या है, ये एक फॉर्मल लाइन है। ठीक है, एक फॉर्मल लाइन है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक फॉर्मल लाइन होती है ना, तो ये एक उसी तरीके की फॉर्मल लाइन है। जैसे क्या, जैसे फ्रेंड्स के बीच में कोई फॉर्मल लाइन नहीं होती, लेकिन अगर आप देखें बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में एक फॉर्मल लाइन होती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक फॉर्मल लाइन होती है, तो उस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम उसे क्रॉस करते भी है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके बताऊंगी मैं आपको। स्केलर चेन देखते हैं, देयर इज अ फॉर्मल फिनोमिनन या फिर फॉर्मल लाइन। ये फॉर्मल लाइन होती है किस चीज की, अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच की ये एक लाइन होती है कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, और फ्रॉम दी हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, और ये क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आपकी जो पावर होती है वो इस तरीके से चलती है। इसमें आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एग्जांपल ले सकते हो, इसको स्केलर चेन बोलते हैं हम। ठीक है, आपका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या चल रहा है, ऊपर से नीचे चल रहा है, और जो फीडबैक होते हैं वो क्या चलते हैं, जो ऑर्डर होते हैं वो आपके क्या चलते हैं, ऊपर से नीचे, और जो आपके फीडबैक होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बोला कि स्केलर चेन को कब
कभी कभी इमरजेंसी में तोड़ा जा सकता है। देखो मैं हमेशा की बातें कर रही हूँ, वैसे तो हमें इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ अपने, यानी कि मान लो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को सिर्फ क्या अलाउड है कि वो सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बात करता है, वो डायरेक्ट टॉप से नहीं बात कर सकता, यानी कि ये सिर्फ मिडिल लेवल से बात करेगा, टॉप लेवल से ये डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। ये होती है स्केलर चेन। अगर उसने ऐसा किया कि वो इसको छोड़ के डायरेक्ट इससे बात कर रहा है तो वो स्केलर चेन के प्रिंसिपल को तोड़ देगा, ठीक है। वो ऐसा कब कर सकता है, जब कोई इमरजेंसी ऑर्डर हो जो उसे डायरेक्ट मिडल से बात ना करके, या फिर हो सकता है एब्सेंस ऑफ द मिडल, या फिर हो सकता है कि वो ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि जो लोअर मैनेजमेंट है उसे डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करना है, तो ये स्केलर चेन को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप इसको तोड़ो, यानी कि आप इसको मेंटेन करके रखना है। और ये क्या होती है, फॉर्मल लाइन होती है बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर लेवल, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो।